गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा आवेशित चालक की सतह पर बल। आवेशित चालक की सतह पर बल। कोई भी चालक है, यदि उसको अपन एक समान रूप से आवेशित कर रखा है तो उसकी सतह पर कितना बल लगेगा या कितना दाब लगेगा। दाब का मतलब इन द सेंस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। दाब बराबर अपन ने क्या पढ़ा है, बल बटा में क्षेत्रफल। तो यदि आप एकांक क्षेत्रफल की बात करोगे बल के साथ तो मतलब आपका दाब निकल के आ जाएगा। एक चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको सिखाई है कि बल क्या होता है। यदि आपने चालक के पृष्ठ को आवेशित किया है, क्यों आवेश दिया है, ठीक है, तो उस पर बल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। F बराबर क्यू ई। एक आसान सा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। आपको करना क्या है, टॉपिक क्या है, देखो, आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करना है आपको। और मैंने क्या कहा, आवेशित चालक की सतह पर आपको बल ज्ञात करना है। आवेशित चालक को आप क्या दे रहे हो, क्यों आवेश दे रहे हो। तो क्यों आवेश देने पे बल क्या होगा, F बराबर क्यों ई। क्यों, यदि आप किसी चालक को आवेशित करते हो तो वो चालक, ऑब्वियस सी बात है, ये है कि वो चालक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वो चालक क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश विद्यमान रहता है, विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश विद्यमान रहता है तो उस आवेश पर क्या विद्युत बल लगेगा। और यही विद्युत बल आपको कैलकुलेट करना है, चालक की सतह पर विद्युत बल कैलकुलेट करना है। लेकिन किस तरीके से कैलकुलेट करना है उसका एक प्रोसीजर है। अपन ने पढ़ा है, ये बात अच्छे से समझी है कि किसी चालक को यदि आवेश देते हो आप तो उस चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश क्या होता है, एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। अब वितरित होने का कारण भी मैंने आपको चालक के लिए समझाया था। क्या था कि उस चालक के दिए गए आवेश समान प्रकृति के होने के कारण कुछ भाग के आवेश को बात करें, चालक के दूसरे भाग के आवेश द्वारा क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपली मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कोई चालक लिया, लेट ये कोई चालक है, इस चालक का कुछ भाग आपने ले लिया, ये भाग। अब इस भाग पे मान लो कि क्या आवेश विद्यमान है, डी क्यू आवेश विद्यमान है। तो बचे हुए भाग का जो आवेश है ना, ये इस भाग के इस डी क्यू आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और इस प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इस प्रतिकर्षण बल की वजह से ये आवेश इसके पृष्ठ पे आ जाएगा और पृष्ठ पे आके एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। सेकंड, स्थिर वैद्युतिकी का कंसेप्ट एक और अपन ने सीखा था कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। और बाहर, चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो दो चीजें। एक तो चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। जब ये दोनों कंसेप्ट चालक के बारे में आपको पता होंगे, देखो क्या कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट तो क्या है कि चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एक कंसेप्ट क्या है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो। और आपको निकालना क्या है, एफ ही तो निकालना है। तो एफ बराबर क्या होगा, यदि आपने यहाँ पे अल्प भाग पे डी क्यू आवेश लिया था तो अल्प बल निकल के आ जाएगा, डी एफ बराबर कितना, डी क्यू अल्प आवेश और इनटू ई। अब विद्युत क्षेत्र का मान आपके पास है चालक के बाहर, लेकिन ये केवल एक भाग के लिए, दूसरे भाग के लिए और यूज करोगे ना तो देखो विद्युत क्षेत्र का अलग मान निकल के आएगा। ये बल आप समाकलन करके पूरा बाकी जितने भी अल्पांशों के द्वारा लगाया गया कुल प्रतिकर्षण बल है उसका मान कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, देखो एक प्रोसीजर है जिसको अपन को फॉलो करना और कुछ भी नहीं है। प्रोसीजर क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बात और बताने की कोशिश की है कि चालक के किसी छोटे भाग में, चालक के किसी छोटे भाग में उपस्थित आवेश पर चालक के शेष भाग में उपस्थित आवेश द्वारा क्या लगाया जाता है, प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रकार चालक पर लिए गए प्रत्येक अल्पांश पर, यदि आप चालक को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर लो ना, तो चालक के लिए गए प्रत्येक अल्पांश पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और ये प्रतिकर्षण बल आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, एवं चालक की सतह पर कुल बल क्या होगा, सभी अल्पांशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर या समान होता है। इस कारण
आवेशित चालक पृष्ठ बाहर की ओर एक बल का अनुभव करेगा। इस कारण क्या होगा, आवेशित चालक पृष्ठ बाहर की ओर एक बल का या यूं कहिए दाब का अनुभव करेगा। यदि एकांक चालक के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल की बात करेंगे तो वो दाब हो जाएगा। क्यों, P बराबर क्या होता है, F अपॉन में A। तो क्षेत्रफल एकांक लेंगे तो एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को अपन क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। चलो ऐसा निकाय अपन बनाते हैं चालक का निकाय, जिसके लिए अपन विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे और विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे तो विद्युत बल आसानी से निकल के आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस अपने को पता है। देखो एक चालक की सतह ले रहे हैं, एक चालक ले रहे हैं जिसकी सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। निकाय बनाना पड़ेगा ना निकालने के लिए। तो अपन ने क्या लिया है, एक चालक लिया है, चालक की सतह का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या लिया है, सिग्मा लिया है। चालक के ठीक बाहर और ठीक अंदर चालक के सापेक्ष दो सममित बिंदु लेंगे P1 और P2, जिन पर अपन विद्युत क्षेत्र के लिए डिस्कशन करेंगे। विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा और बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। निकाय ले रहे हैं, एक चालक ले रहे हैं जिसके पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस चालक के पृष्ठ के भीतर और एक चालक के पृष्ठ के बाहर दो बिंदु ले रहे हैं P1 और P2, ठीक है, जिन पर अपन विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के लिए विचार करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे इस निकाय को अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्या है अपना निकाय, यहाँ पे एक चालक पृष्ठ लिया है मैंने, या यूं कहिए एक चालक लिया है, ठीक है। ये एक चालक लिया है जिसको आपने क्या दिया है, कुल क्यों आवेश दिया है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चालक पे मैंने देखो दो बिंदु लिए, एक तो भीतर की तरफ P1, ये बिंदु P1, और एक बाहर की तरफ तो एक बिंदु लिया है P1 और भीतर की तरफ एक बिंदु लिया है P2। और इन दोनों बिंदुओं पर इस चालक को क्या दो भागों में विभक्त करेंगे अपन, एक तो अल्पांश भाग और एक शेष भाग, ठीक है। इस चालक को अपन दो भागों में विभक्त करेंगे, एक तो अल्पांश भाग और एक शेष भाग, ठीक है। अब यहाँ पे एक अल्पांश भाग मैंने लिया है, अल्पांश भाग क्या है, AB। इस चालक के पृष्ठ पर अल्पांश भाग ले लिया है मैंने AB, ठीक है। तो रिमेनिंग भाग क्या हो जाएगा, ये अल्पांश भाग हो गया आपका, तो ये रिमेनिंग भाग क्या हो जाएगा, ये रिमेनिंग भाग हो गया इस चालक का, ये रिमेनिंग भाग हो गया, दो भागों में विभक्त कर लिया है। चलो एक अपन ने कंसेप्ट ये देखा कि चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चालक के बाहर तो विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, और अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। तो वैसे देखा जाए तो चालक के भीतर तो विद्युत क्षेत्र क्या है, 0, चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे अपन इस चालक को दो भागों में विभक्त कर रहे हैं, एक तो ये अल्पांश भाग AB, तो इस पर कुछ ना कुछ आवेश विद्यमान रहेगा। तो इस आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसके नज़दीक स्थित बिंदु P1 और P2 पे क्या मान लिया अपन ने, E1। अल्पांश भाग AB की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसके नज़दीक स्थित बिंदुओं पे अपन ने क्या मानी, E1। तो इधर भी मैंने E1 कहा है, ये E1 किसकी वजह से है, इस अल्पांश भाग पर उपस्थित आवेश की वजह से है। और E2 जो ये शेष भाग A, C और B, यहाँ से यहाँ तक ये जो शेष भाग है ना इस चालक का, इस पर उपस्थित आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या माना गया है, E2 माना गया है। बात समझ में आ गई। इस चालक को मैंने दो भागों में बांटा है, एक अल्पांश भाग है AB और दूसरा बचा हुआ शेष रिमेनिंग भाग है इसका ACB, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉमिनेशन कर रखे हैं, ये नॉमिनेशन कर रखे हैं क्या, ये A, ये यहाँ पे C और ये B, ये रिमेनिंग जो गोला है ना इसकी बात कर रहे हैं, रिमेनिंग जो चालक है ना शेष भाग इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के विद्युत क्षेत्र होंगे, ठीक है, दो तरीके के विद्युत क्षेत्र होंगे, एक तो इस अल्प भाग की वजह से विद्युत क्षेत्र E1 और एक रिमेनिंग भाग की वजह से विद्युत क्षेत्र E2। बिंदु P1 पे भी E1 E2 होगा और बिंदु P2 पे भी E1 E2 होगा, लेकिन इन दोनों का परिणामी अपन को पता है, इन दोनों का परिणामी ये होता है, और इधर P2 पे इन दोनों का E1 और E2 का परिणामी क्या होगा, E बराबर 0 होगा। चलो विद्युत क्षेत्र के इन्हीं कंसेप्ट को आगे डिस्कस करते हैं।
मैं क्या कह रहा हूँ देखो सुनिएगा, क्योंकि आवेशित चालक के पृष्ठ के बाहर, क्योंकि आवेशित चालक के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, EP1 बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी बात, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अतः बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, EP2 बराबर 0। अब मैंने क्या कहा, इस चालक को दो भागों में बांट रहे हैं, एक तो अल्पांश भाग AB, अभी मैंने बताया आपको, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ds है, और दूसरा चालक का शेष भाग ACB। ठीक है, यदि आप दो भागों की बात कर रहे हैं, दो भागों में आपने बांट दिया, एक अल्पांश AB और दूसरा अल्पांश AB का क्षेत्रफल आपने अल्प ले लिया ds, दूसरा चालक का शेष भाग ABC, दो भागों में इसको बांट लिया। यदि अल्पांश AB के कारण अपने निकट बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1, मैंने ये क्या अभी बताया आपको कि अल्पांश AB के ऊपर जो आवेश रहेगा उसकी वजह से नज़दीक स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या ले लो, E1 ले लो। ऐसे ही शेष भाग ACB पर जो आवेश विद्यमान रहेगा उसकी वजह से नज़दीक स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या ले लो, E2 ले लो। तो डायरेक्शन देखो, अब आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं हैं वो क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं हैं वो क्या होंगी, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 की दिशा क्या होगी, यही दिशा होगी। और ऐसे ही यहाँ रिमेनिंग जो आवेश है, ये रिमेनिंग जो आवेश है, रिमेनिंग भाग का जो आवेश है उसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र धनावेश की वजह से क्या होता है, बहिर्मुखी होती है। तो E2 की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी। तो यहाँ इस बिंदु पे, यहाँ इस बिंदु पे P1 पे E1 और E2 की डायरेक्शन एक ही है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकल के आएगा, सदिश योग के बराबर, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। ऐसे बिंदु P2 पर बात करें तो बिंदु P2 पर देखो, इस धनावेश की वजह से बिंदु P2 पर बात करो, इस धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होगा, तो E1 की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, लेकिन इस धनावेश की वजह से, इस धनावेश की वजह से E2 की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। E2 की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। तो यहाँ बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कैसे निकल के आएगी, दोनों के अंतर के बराबर, क्यों, विपरीत दिशा में। बात समझ में आ रही है। यहाँ E1 है इस अल्प भाग की वजह से, E1 है इस अल्प भाग की वजह से, तो E1 कैसे डायरेक्शन बताओगे आप, धनावेश से दूर की ओर, इसकी वजह से E1 कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और बचे हुए भाग की वजह से, बचे हुए भाग की वजह से, इस बचे हुए भाग की वजह से E2 का डायरेक्शन क्या होगा, E2 का डायरेक्शन भी आपका यही रहेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो बिंदु P1 पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिणामी E1 प्लस E2 हो जाएगा। ऐसे P2 पे बात करें तो P2 पे इस भाग की वजह से, अल्प भाग AB की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 कौन सी होगी, ये होगी। जबकि रिमेनिंग भाग की वजह से, इस रिमेनिंग भाग की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 कौन सी डायरेक्शन में होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी। तो बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं देखो E1 और E2 विपरीत दिशा में है, तो दोनों के अंतर के बराबर होगी। चलो यही चीज आगे मेरी बताई हुई है, क्या है इसमें देखो, E1 और E2, बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, EP1 बराबर, दोनों का योगफल हो जाएगा, क्योंकि बिंदु P1 पर E1 और E2 क्या है, समान दिशा में है। ऐसे ही EP2, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, E1 माइनस E2, दोनों का अंतर क्यों लिया, क्योंकि P2 पर E1 व E2 परस्पर विपरीत दिशा में है। ठीक है, अब अपन देख चुके हैं ऊपर, यहाँ समीकरण 2 में क्या था अपने पास, देखो समीकरण 2 में EP2 बराबर आपने क्या कहा है, 0 का है। तो इस वजह से समीकरण 2 व समीकरण 4 को करो तो E1 माइनस E2, EP2 को आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, बराबर 0 कर दिया, तो E1 बराबर क्या आ गया, E2 आ गया। मतलब E1 और E2 का परिमाण क्या आ गया, बराबर आ गया। देखो अब यहाँ पे एक तो समीकरण आपका ये है, अब EP1 की बात करेंगे तो EP1 बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब समीकरण 1 की बात करेंगे। दूसरा EP1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, EP1 का वैल्यू क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एक और यहाँ पे निष्कर्ष अपना आ गया कि E1 बराबर E2, तो यहाँ पे देखो इसमें E1 प्लस E2 है ना, तो दोनों को E1 को E2 से रिप्लेस कर दो, तो
E2 प्लस E2 यहाँ पे समीकरण 1, 3 व 5 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1, 3 व 5 से क्या हो जाएगा, देखो E1 को भी आपने E2 रख दिया, ये E2 और EP1 को क्या रख दिया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से E2 का मान आ गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 था क्या, E2 था क्या, जो शेष भाग था ACB, इस पर उत्पन्न जो उपस्थित आवेश है ना, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र है, नजदीक स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र है। E2, अब आपको E2 मिला क्या है, E2 है क्या, ये समझना पड़ेगा, और यदि ये आप समझ गए तो टॉपिक आपका सॉल्व हो गया। E2 क्या है, जो इस चालक का शेष भाग था ACB, शेष भाग ACB पर उपस्थित आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है E2। बात समझ में आ गई, शेष भाग ACB पर उपस्थित आवेश अपने नजदीक स्थित बिंदुओं पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो अल्प भाग आपने लिया है AB, उस पे मान लो कितना आवेश उपस्थित है, देखो विद्युत क्षेत्र आपको पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो, भाग ACB के कारण अल्पांश AB पर विद्युत क्षेत्र है, देखो ACB के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगा उसमें दूरी का व्यंजक R नहीं आ रहा है, मतलब नजदीक स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र लगभग समान रहेगा। तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र कहाँ भी होगा, जो अल्पांश AB लिया ना उस पे भी विद्युत क्षेत्र कितना होगा ACB के कारण, वो भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब मान लो कि यदि अल्पांश AB पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है, DQ है, तो अल्पांश पर अल्प बल कितना लगेगा, DF बराबर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो और आवेश का गुणनफल, F बराबर मैंने क्या बताया था, QE, तो DF बराबर क्या हो जाएगा, DQ इंटू E, यहाँ पे DQ है और E की जगह E2 है, तो इस अल्प भाग AB पर जो आवेश विद्यमान है उस पर शेष भाग ABC पर उपस्थित आवेश की वजह से कितना बल लगेगा, DF, E2 DQ, और E2 का मान क्या है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आवेश घनत्व को आपने परिभाषित किया है, सिग्मा बराबर क्या होगा, DQ अपॉन में DS, ये क्षेत्रफल आपने लिया ना, तो DQ को आप रिप्लेस कर सकते हो सिग्मा DS से, तो यहाँ पे DF बराबर क्या हो जाएगा, DQ को सिग्मा DS से रिप्लेस करोगे तो सिग्मा पहले से सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट DS आ गया। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट ये है कि विद्युत क्षेत्र को आप कैसे डिफाइन करते हो, विद्युत क्षेत्र को कैसे डिफाइन करते हो, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से इसको सिग्मा को रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और E का स्क्वायर, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट नीचे था तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट तो कट गया, बच गया एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर DS। ये आपका बल निकल के आ गया अल्प भाग पर। यदि आपको संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल चाहिए तो आपके पास तरीका है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर दो, समाकलन कर दो, तो जो आपके पास व्यंजक है उसका आप समाकलन कर दो। करना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, F बराबर समाकलन ऑफ संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट DS, ये आपके पास व्यंजक है ऊपर, या दूसरा व्यंजक आपने सिग्मा को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन नॉट E से, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये निकल के आ गया था। अब पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल की बात करेंगे, तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल क्या होगा, दाब, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो एकांक क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल का भाग दे दिया, DF अपॉन में DS, जैसे भाग दिया तो एकांक क्षेत्रफल पर बल का व्यंजक क्या निकल के आया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। प्रोसेस क्या था कि आपको बल निकालना था, बल निकालने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ा, लेकिन विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, शेष भाग ACB के द्वारा अल्प भाग AB पर लगाया गया विद्युत बल कैसे निकालोगे, ACB के द्वारा AB पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र निकाल लो, विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो विद्युत बल निकल के आ जाएगा। और इसके लिए अपन ने किया क्या, दो बिंदु लिए, एक
चालक के पृष्ठ के भीतर और एक चालक के पृष्ठ के बाहर। अपने को भीतर और बाहर पहले से विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के मैग्नीट्यूड्स पता है, परिमाण पता है। भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है 0 चालक पृष्ठ के, और बाहर क्या होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों भागों की वजह से अल्पांश भाग ए बी और ए सी बी की वजह से P1 और P2 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, और जो अपन को नोन है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और बराबर 0 उनके बराबर करके ए सी बी की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 का मान अपन ने निकाल लिया। तो वो E2 क्या करेगा, अल्पांश भाग ए बी पर उपस्थित आवेश DQ पर विद्युत बल लगाएगा, DF बराबर E2 DQ। रिप्लेस कर लिया और बल निकल के आ गया, समाकलन कर दिया पूरे पृष्ठ के लिए, एकांक क्षेत्रफल के लिए निकाला तो क्या निकल के आ गया, दाब निकल के आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। भाई जो भी विद्युत क्षेत्र आपने अब तक डिफाइन किया उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा रहेगी। आपने 11th क्लास में बहुत सारे निकाय सॉल्व किए होंगे, उन सभी निकायों में एक ही बात कही होगी कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, नई नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा आएगी कहाँ से, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा आएगी कहाँ से, विद्युत क्षेत्र को बनाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा। एक तरीके से यूं कहिए कि विद्युत क्षेत्र का, भाई विद्युत क्षेत्र तो फ्री स्पेस में 3D सिस्टम में त्रिविमीय निर्देशांक में जिस प्रकार से होता है वैसे ही अंतरिक्ष में, खुले अंतरिक्ष में समान रूप से चारों तरफ फैलती है। तो अपन विद्युत क्षेत्र के अपन आयतन की बात करेंगे। भाई विद्युत क्षेत्र जैसे धनावेश है तो धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक फैलता है, लेकिन हर संभव दिशाओं में फैलता है। तो हर संभव दिशाओं में खुले अंतरिक्ष में फैलता है, तो अपन उसके वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के आयतन की बात करें, एकांक आयतन को आप बढ़ाइए, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन को। अब आप लोगों को ये बात पचेगी नहीं कि ये कैसे पॉसिबल है। भाई फ्री स्पेस में विद्युत क्षेत्र फैलता है, आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र है, स्थितिक अवस्था में तो केवल विद्युत क्षेत्र है। ये चारों तरफ सभी संभव दिशाओं में फैलता है, मतलब इसके वॉल्यूम के ही बात की जाएगी। अब विद्युत क्षेत्र के आयतन को आप डिस्कस कर रहे हो तो आयतन बढ़ाइए, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करना पड़ेगा ना वो कार्य ही विद्युत क्षेत्र में उसके एकांक आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये अपन ने बहुत बार कहा, किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो ऐसा ही अपन को करना पड़ेगा। देखो एक सिंपल सा एस्पेक्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। आवेशित चालक की सतह पर अभिलंबवत बाहर की ओर क्या होता है, विद्युत बल। अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है, ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिस्कस किया है। चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाओ तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा। देखो क्या कह रहा है, या तो चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाओ तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ेगा। आवेश की मात्रा बढ़ाओगे, आवेश घनत्व बढ़ेगा, आवेश घनत्व बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा। तो या तो आप क्या कर सकते हो, चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि कर सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि कर लो, या फिर चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ा लो। इसके लिए आपको एक बल लगता है, विद्युत बल। अभी अभी मैंने कहा चालक पृष्ठ के ऊपर, इस बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जो कि विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब देखो मैं निकाय यहाँ पे क्या बनाऊंगा, कोई चालक पृष्ठ है, चालक पृष्ठ पर विद्युत बल लग रहा है, विद्युत बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, लंबवत, चालक पृष्ठ के अविलंबवत बाहर की ओर। ये विद्युत बल जो आपने अभी अभी ऊपर डिफाइन किया है ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दाब है, एकांक आयतन में बल है, ठीक है। तो ये जो बल लगेगा ना, ये चालक पृष्ठ के अविलंबवत बाहर की ओर लगेगा। अब इस बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। काहे के लिए, या तो चालक को आप अतिरिक्त आवेश दें, या फिर आप चालक के आयतन में कमी करो। अब चालक के बाहर क्या होगा, चलो देखो इस डायग्राम को ही डिस्कस कर लेते हैं। सरलता के लिए हम क्या आर त्रिज्या का गोलीय आवेश लेते हैं या गोलाकार निकाय लेंगे। चालक
जिसके लिए आवेश दिया हुआ रहेगा, ठीक है। गोलीय आवेश कह सकते हो, गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा, ये नॉर्मल सी बात है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या चीज़ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक आर त्रिज्या का केंद्र से लेके यहाँ तक, ये बाहर वाली जो सरकमफेरेंस है ना, उस तक मैं बात कर रहा हूँ, बाहर वाली सरकमफेरेंस तक बात कर रहा हूँ। इसकी त्रिज्या आपकी यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, आर दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ तक ये जब ये गोला या गोलीय कोष आपका फैला हुआ है, इसको आवेश दिया हुआ है, इसका आवेश घनत्व अपन ने सिग्मा का है। चालक है तो पृष्ठ पर रहेगा, तो गोलीय कोष आप कह सकते हो। अब यहाँ तक है तो इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ रहेगा, इसके बाहर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र फैला हुआ रहेगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसके बाहर क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र फैला रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ, अब गोलीय कोष कह सकते हो या गोला कह सकते हो, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र यूं फैला रहेगा, एक निश्चित आयतन में विद्युत क्षेत्र फैला रहेगा। अब इस विद्युत क्षेत्र के आयतन, भाई अपन ने एक गोला लिया है, इसका एक निश्चित आकार है, इसका रेडियस अपन ने क्या कहा है, इसका रेडियस अपन ने यहाँ से यहाँ तक ये कहा है स्मॉल आर, क्या कहा है, स्मॉल आर। अब इस गोले की वजह से इसके चारों ओर, क्योंकि ये आवेशित है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। अब उस विद्युत क्षेत्र का आयतन क्या है, निश्चित है, तो उस विद्युत क्षेत्र के आयतन में अपन वृद्धि कैसे करें। विद्युत क्षेत्र के साथ तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोसेस अपन कर सकते हैं। क्या, इस विद्युत क्षेत्र में आयतन में वृद्धि करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस गोलीय कोष या चालक गोले के आयतन को कम कर सकते हैं। चारों तरफ से इस गोले को क्या करेंगे, अपन संपीड़ित करेंगे, इस गोले को क्या करेंगे, संपीड़ित करेंगे। और इस गोले को कितना संपीड़ित करेंगे, इस गोले को dr रेडियस से संपीड़ित करेंगे। आपको एक और फैक्ट यहाँ पे पता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर जीरो होता है। अब यहाँ पे इस गोले को देखो, पहले बाहर वाली सरकमफेरेंस थी, ये सरकमफेरेंस, और बाद में इसको संपीड़न करने के बाद ये सरकमफेरेंस रह गई। तो यहाँ पे चालक गोले की सरकमफेरेंस तो, परिधि तो कम हो गई, लेकिन बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। चालक के आयतन में तो कमी हो गई, लेकिन विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या हो गई, वृद्धि होगी। इसके लिए अपन ने कार्य किया, संपीड़ित करने का कार्य किया, इस गोलीय कोष को या चालक गोले को संपीड़ित करने का आपने कार्य किया। क्यों, क्योंकि विद्युत बल की डायरेक्शन क्या होती है, इसकी सरकमफेरेंस पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ है, तो विद्युत बल की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की तरफ ही तो होगी। विद्युत बल की डायरेक्शन भी तो क्या होगी, बाहर की तरफ ही होगी, यही तो डायरेक्शन होगी। इस विद्युत बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, इसको संपीड़ित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में वृद्धि कर रहा है। बात समझ में आ गई, तो ये वृद्धि क्या कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये वृद्धि ही क्या होगी, ये वृद्धि ही विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित होगी। किया गया कार्य ही, गोले की सतह पर बाहर की ओर कितना दाब लगता है, अपन ने अभी पढ़ा है, गोले की सतह पर बाहर की ओर कितना दाब लगता है, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गोले की सतह पर बाहर की ओर बल कितना लगेगा, F बराबर, यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, A है, तो F बराबर PA, तो P दाब आपका निकाला हुआ है ये यहाँ पे ऊपर, इसको अपन ने रिप्लेस कर दिया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। भैया आपको पता है गोले के बाहरी सतह पर कुल दाब कितना लग रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बल कितना लगेगा, F बराबर PA, तो इसको रिप्लेस कर लिया। इस बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध आपको dr दूरी से संपीड़ित करने के लिए, इस बल के विरुद्ध आपको गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। आपका बल आपके पास है, विस्थापन आपका dr है, तो बल को यहाँ रिप्लेस कर दिया, ये ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई r स्क्वायर, तो वो का वो आ गया, और dr, ये किया गया कार्य आपके पास आ गया। ये अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य। संपीड़न के कारण क्या होगा, गोले के आयतन में तो कमी होगी, संपीड़न के कारण गोले के आयतन में तो क्या होगी,
होगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या होगी, वृद्धि। और वो परिवर्तन कितना हुआ, डीवी, आयतन में परिवर्तन उसकी त्रिज्या में परिवर्तन के बराबर होगा। तो 4πr² dr, डीवी बराबर आयतन में परिवर्तन कैसे बताओगे, त्रिज्या के सापेक्ष डीवी अपॉन में dr ही तो बताओगे, डीवी अपॉन में dr, ऐसा है तो बताओगे। तो यहां पे आपका आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 4πr² dr। ठीक है, तो किया गया आयतन में परिवर्तन में किया गया कार्य क्या होगा, dw दाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2ε0 और 4πr² को आपने क्या लिख दिया, dv लिख दिया। dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2ε0 और 4πr² dr को आपने, देखो ऊपर क्या था, यही तो था 4πr² dr, इसको आपने क्या लिख दिया, dv लिख दिया। आयतन में वृद्धि, एकांक आयतन में वृद्धि, तो एकांक आयतन में वृद्धि के लिए आप बात करेंगे तो किया गया कार्य, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपने समाकलन कर दिया पूरे आयतन को संपीड़ित करने के लिए। तो विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में एकांक आयतन की बात कर रहे हैं, तो डीवी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये डीवी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे एकांक आयतन में या इकाई आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, यूवी dw अपॉन में dv। तो ये एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2ε0 बराबर 1/2 ε0 e स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है सिग्मा बराबर क्या, या विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन में ε0। तो इसको आप क्या कर लोगे, रिप्लेस कर लोगे, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज़, यदि कोई माध्यम विद्यमान हो, यदि कोई माध्यम विद्यमान है तो ε0 की जगह अपन एप्सिलॉन काम में ले लेंगे, उस माध्यम की विद्युतशीलता काम में ले लेंगे। ठीक है, ये गोलीय कोष का उदाहरण लेकर जरूर किया गया है, लेकिन ये किसी भी चालक के लिए क्या होगा, वैध होगा ये नियम, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया आप देखो यहाँ पे किया क्या है, इतना सा समझना है आपको कि यहाँ पे इस निकाय में किया क्या है। ये एक गोला लिया है, ये आपका एक गोला लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा एकांक आयतन में कैसे निकालोगे, एकांक आयतन की बाद की बात है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक चालक गोला ले रहे हो जिसको आवेश दिया, तो उसकी वजह से चारों तरफ क्या होगा, एक निश्चित आयतन में विद्युत क्षेत्र फैला हुआ होगा। अब आप विद्युत क्षेत्र के साथ आयतन में वृद्धि कैसे करोगे, ठीक है, इसके लिए आप विद्युत क्षेत्र के साथ तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन गोले के बाहर एक निश्चित आयतन में विद्युत क्षेत्र फैला हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, गोले को संपीड़ित कर सकते हो। चालक गोले को संपीड़ित करोगे तो गोले के आयतन में तो कमी होगी, लेकिन जितनी आयतन में कमी होगी उतनी विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। और उसी वृद्धि को आप, उसी वृद्धि के सेंस में ऊपर क्या कहा है, ऊपर यही तो कहा है कि आप क्या कीजिए, या तो चालक को आवेश दीजिए, आवेश की मात्रा बढ़ाइए चालक पर, या फिर विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि कीजिए। तो ये जो बल, विद्युत बल आपका चालक के पृष्ठ पे अविलंबित विद्यमान रहता है, इसके विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जो कि विद्युत ऊर्जा में, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वो किया गया कार्य आपने निकाला है, बस इसको संपीड़न के लिए आपके पास दाब था, दाब से आपने, दाब क्या था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2ε0 दाब था, तो बल निकाल लिया, F बराबर PA। उस बल की दिशा चालक पृष्ठ के अविलंबित है, बाहर की ओर है, धनावेश है, तो F निकल के आ गया। तो किया गया कार्य कैसे निकलेंगे, dw बराबर F dr, अल्प विस्थापित रेडियस में अल्प कमी करनी है, आयतन आपका परिवर्तन देख लिया 4πr² dr, तो उसको पूरे को 4πr² dr को आपने क्या लिख दिया, dv लिख दिया। आपने क्या लिख दिया, देखो 4πr² को यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको dv लिख दिया, 4πr² dr को आपने क्या लिख दिया, dv। यहाँ पे कुल कार्य आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा निकालनी है, तो इसका समाकलन कर दिया संपूर्ण आयतन के लिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे फिर एकांक आयतन के लिए, इकाई आयतन के लिए संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व निकाला, तो dv क्या हो गया, dw के नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया, तो क्या हो गया, ये एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व निकल के आ गया। सिंपल सा टॉपिक था, एक बार समझ लिया, वापस कोई दिक्कत नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ और जाएंगे, एक और रिमेनिंग टॉपिक है इस चैप्टर में आपका, कि साबुन के आवेशित बुलबुले का
आपको ज्ञात करना है। ठीक है, साबुन का बुलबुला निकाय आपने छोटी क्लास में 11वीं क्लास में पढ़ लिया है। इसमें आपने पढ़ा है कि जब साबुन का बुलबुला फैलता है ना, तो साबुन के बुलबुले के बाहर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो, और चूंकि बुलबुला फैल रहा है तो बुलबुले के अंदर भी जो स्पेस है वहां दाब, इन दोनों में दाब में अंतर रहेगा। जो बुलबुले का अंदर का दाब है ना, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वो बाहर वाले वायुमंडलीय दाब से हमेशा ज्यादा रहेगा। तभी तो बुलबुला क्या होता है, साबुन का बुलबुला धीरे धीरे फैलता है, फैलेगा। साबुन का बुलबुला धीरे धीरे स्टार्टिंग में फैलेगा। क्यों? बुलबुले के अंदर का वायु दाब क्या होगा, बाहर वाले दाब से ज्यादा रहेगा, और इसको अपन बोलते हैं दाब आधिक्य। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि बुलबुला फैलता फैलता एक जगह रुक जाएगा, और वो बुलबुला क्या हो जाएगा, आपका स्थिर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपका दाब तो अंदर का ज्यादा है, बाहर का कम है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन साबुन के बुलबुले का पृष्ठ का क्या होता है, एक पृष्ठ घनत्व होता है। उस पृष्ठ घनत्व के द्वारा जो अंदर का दाब आधिक्य है ना, वो दाब आधिक्य, जो अधिक दाब है, एक्सेसिव प्रेशर है ना, वो क्या होता है, संतुलित कर लिया जाता है। तो यही बात है, साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यही बात मैं कह रहा हूं। इस दाब आधिक्य को, जो एक्सेसिव प्रेशर है, इसको साबुन के बुलबुले का सतह का पृष्ठ तनाव संतुलित करता है। यदि बुलबुले की त्रिज्या r हो और पृष्ठ तनाव t हो तो P एक्सेसिव, ये दाब आधिक्य क्या हो जाएगा, PEX लिखा हुआ है, इसका मतलब दाब आधिक्य। P एक्सेसिव, जो एक्स्ट्रा दाब है वो किसके द्वारा मैनेज होगा, T के द्वारा, पृष्ठ तनाव, जो साबुन का बुलबुला है इसके पृष्ठ तनाव द्वारा। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया, ये चीज आपकी दाब आधिक्य की 11वीं क्लास में निकल के आ जाती है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो इसको यहाँ तो सॉल्यूशन क्या है, पूरे साबुन के बुलबुले के कंसेप्ट को फिर से यहाँ इस टॉपिक में पढ़ाया नहीं जा सकता। तो एक्सेसिव प्रेशर को यहाँ 40/R, जहाँ पे T क्या है, साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव। ठीक है, साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव है, और R क्या है, बुलबुले की रेडियस है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और छोटी सी बात, जैसे ही आप बुलबुले को आवेशित करते हो, जैसे ही आप साबुन, क्यों आपका टॉपिक क्या है, देखो जैसा टॉपिक है वैसा निकाय बनाना पड़ेगा ना। साबुन के आवेशित बुलबुले पर आपको संतुलन देखना है। ठीक है, तो आवेशित करना पड़ेगा। साबुन के बुलबुले को आप क्या कीजिए, साबुन के बुलबुले को आप आवेशित कीजिए, और उसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। ठीक है, अब जैसे आप साबुन के बुलबुले को आवेशित करोगे तो साबुन के बुलबुले के पृष्ठ पर बाहर की ओर दाब काम करेगा कि नहीं करेगा। अभी ऊपर वाले आवेशित चालक के लिए अपन ने देखा था, अब पृष्ठ के विलंबवत दाब लग रहा है, और कितना दाब लग रहा है, सिग्मा अपॉन में 2ε0। तो एक तो दाब आधिक्य अंदर से बाहर की तरफ ये हो गया, और दूसरा दाब आधिक्य अभी देखा ना, P एक्सेसिव, और दूसरा दाब बाहर अविलंबवत बाहर की ओर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन में 2ε0। तो इस को भी आपको P एक्सेसिव में ऐड करना पड़ेगा। एक तो आवेशित करते ही ये दाब आ गया, और एक पहले से दाब था P एक्सेसिव, तो P एक्सेसिव प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2ε0। इसको पूरे को आवेशित करने के बाद, ये तो आवेशित करने के पहले था, ये P एक्सेसिव तो आपका कब था, जब आपका उदासीन था साबुन का बुलबुला। लेकिन जब साबुन के बुलबुले को आपने क्या कर दिया, साबुन के बुलबुले को आपने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के साथ, तो दाब लगेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2ε0। ये भी बाहर की तरफ ही लगेगा, और ये P एक्सेसिव भी बाहर की तरफ ही था। तो अब आवेशित साबुन के बुलबुले पर इतना प्रेशर लगेगा, और ये बाहर की तरफ लगेगा, और इसको मैनेज भी कौन करेगा, यही पृष्ठ तनाव मैनेज करेगा। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव मैनेज करेगा। तो यहाँ से P एक्सेसिव का आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये P एक्सेसिव का वैल्यू आपने निकाल दिया, ये इधर आ गया, तो 40 अपॉन में R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2ε0, ये P एक्सेसिव का वैल्यू आ गया।
इस प्रकार बुलबुले को आवेशित करने पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि दाब आधिक्य क्या हो जाएगा, जैसे आवेशित करोगे तो दाब आधिक्य शून्य हो जाएगा और इसके पश्चात क्या होगा, बुलबुला फूट जाएगा। तो संतुलन अवस्था के लिए जरूरी क्या है कि दाब आधिक्य को आप क्या कर दो, जीरो कर दो। जैसे दाब आधिक्य जीरो होगा ना, यहाँ पे इस निकाय में आप अलग अलग व्यंजक कैलकुलेट कर सकते हो। ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ से देखो आप अलग अलग व्यंजक कैलकुलेट कर सकते हो। और वो व्यंजक कौन कौन से होंगे, एक तो जैसे यहाँ से आप बुलबुले की त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हो, आर इधर आएगा इस फॉर्मूले से, यहाँ इस फॉर्मेशन से बुलबुले की त्रिज्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व आप कैलकुलेट कर सकते हो, और बुलबुले पर आवेश की मात्रा आप कैलकुलेट कर सकते हो। आवेश क्या होगा, घनत्व गुणा आयतन। बुलबुले की त्रिज्या आर है तो आयतन क्या इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। समुद्र का बुलबुला कैसा होता है, गोलाकार ही तो होता है, तो इसका 4πr² आपने सिग्मा यहाँ से निकल के आ गया, तो 4πr² से मल्टीप्लाई करते ही साबुन के बुलबुले पर आवेश की मात्रा, बुलबुले की त्रिज्या, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, और बुलबुले पर आवेश की मात्रा क्यों आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों फॉर्मेशंस। यहाँ अपना चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकली फिनिश हो गया है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन है, विद एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फाइनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही आप करोगे तो आपको नए वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।